हाय। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम फ़रहान है और मैं मुंबई में रहता हूँ। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बेसिकली एक स्पेसिफ़िक कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ, वीसीएस ट्रैवल हब। सो वीसीएस ट्रैवल हब के थ्रू मैं माल्टा आया हूँ और अभी जिस कंपनी में माल्टा में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे इंटरनल अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हंगरी में वैकेंसी है, तो फिर मैं हंगरी में आ गया हूँ। अभी एट प्रेजेंट मैं हंगरी बुदापेस्ट में हूँ। सो एक शॉर्ट थैंक यू वीडियो है ये बेसिकली हुसैन भाई के लिए। हुसैन भाई जो कि ऑनर है, जो वीसीएस ट्रैवल हब वडोदरा में चलाते हैं, जो एजेंसी के। तो ये वीडियो एक्चुअली मैं बहुत पहले बनाने वाला था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, या शायद बिज़ीनेस शेड्यूलिंग ऐसा था। मैं हमेशा सोचता था कि अब वीक ऑफ में बनाऊंगा, अब वीक ऑफ में बनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा था। और मैंने हुसैन भाई को मैसेज करके भी बताया था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बनाऊंगा, नेक्स्ट वीक बनाऊंगा, बट मैं बना ही नहीं पा रहा था। फाइनली अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी वीडियो बना सकता हूँ। अभी भी ये वीडियो बनाने से पहले मैं 2-3 वीडियो में स्टार्ट कर रहा था बनाने के लिए, बट मैं ब्लॉगर वगैरह तो हूँ नहीं और कभी मैंने ऐसी चीज़ें बनाया नहीं हूँ सेल्फ वीडियो। तो ये मैं बना रहा हूँ। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है मेरे लिए भी और बाकी सबके लिए, जितने लोग ये वीडियोस देखेंगे। मैं ये बेसिकली अपने यूट्यूब में एक छोटा सा चैनल है मेरा, उसमें भी मैं डालूँगा। हालांकि वो चैनल में मैं ज़्यादा कुछ कंटेंट डाला नहीं हूँ, मैंने स्टार्ट नहीं किया है ब्लॉगिंग वगैरह। और ये वीडियो मैं हुसैन भाई को भी भेजूँगा, बट ऑब्वियस पहले मैं उनको ही भेजूँगा क्योंकि बहुत से लोग, अभी आज ही मैंने आफ्टरनून में मैंने चेक किया था, अभी यहाँ पे तकरीबन कुछ 5-5:30 बज रहे हैं शाम के। मैंने अभी आफ्टरनून में मैंने गूगल में मैंने चेक किया था कि वीसीएस ट्रैवल हब का जो मैं गूगल में मैं डाल के जब रिव्यू देखते हैं, तो उसमें जो जो बंदे इनके ज़रिए गए थे माल्टा में या किसी और कंट्री में, वो लोग पॉजिटिव फीडबैक डाल रहे हैं। और जितने लोगों ने डाले उसमें से शायद एक दो को तो मैं जानता ही हूँ, मेरा भी उसमें है रिव्यू पॉजिटिव ऑब्वियसली। लेकिन जो बंदे नेगेटिव रिव्यू डाले, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग हैं कौन। खैर वो बात की बात है। मैं मेरी जर्नी एक छोटी सी शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मेरी एक्चुअली स्टोरी बहुत बड़ी है। मैं 15 ईयर्स रिटेल इंडस्ट्री में काम किया हूँ मैंने मुंबई में। गारमेंट फुटवेयर में जैसे ब्रांड में किया हूँ मैंने, नाइकी में हो गया, जैक एंड जोन्स, ओनली वेरामोडा, लुई फिलिप, एरो, रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह, ये सब मैं काम किया हूँ मैंने। और 5 ईयर्स एज अ स्टोर मैनेजर था मैं। सो मैं लॉकडाउन से पहले एक छोटा सा रिसेशन आया था, उसमें मैं जॉबलेस हुआ था। उस वक्त मैं काफ़ी जॉब सर्च कर रहा था और स्पेसिफ़िकली मैं देख रहा था कि मैं बाहर कहीं जॉब करूं, क्योंकि इंडिया की इनकम में सेविंग नहीं है। सैलरी मतलब 20-22-25 तक मिल जाती थी, बट सेविंग नहीं हो पाती थी। बहुत ज़्यादा ये थे, कर्ज़े वगैरह भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। सो मेरा बेसिकली टर्निंग पॉइंट ये था कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन के बाद से कहीं जॉब वगैरह था नहीं और अर्निंग के लिए कोई ऑप्शन था नहीं। और मैं बाहर के लिए जॉब के लिए इसलिए ट्राई कर रहा था कि एटलीस्ट एक बार बाहर का कहीं हो गया तो कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम करके बाहर चले जाएंगे। बहुत सारी कंसल्टेंसी में मैंने अपना बायोडाटा डाला, बहुत जगह जाके मैंने वॉकिंग इंटरव्यू भी किया। मुंबई का बता रहा हूँ। ये जो घी वाला, साउंड लाइन, वर्गाजी और जितने भी बड़े बड़े ये कंसल्टेंसी है, जीके मैन पावर वगैरह जो भी है, ये सब जेन्युइन है। ये लोग ऐसा नहीं, ये लोग फ्रॉड नहीं करते। बट इनका सीन कैसा है कि ये लोग रिटेल में जो जॉब उन लोग के पास आती है वो ज़्यादातर एफएमसीजी की आती है, यानी सुपरमार्केट, फूड एंड बेवरेजेस, ये सब चीज़ की ज़्यादा आती है। और मेरा जो बैकग्राउंड था वो गारमेंट और फुटवेयर से था, तो उसकी अपॉर्चुनिटी मेरे को बहुत कम मिलती थी। हालांकि मैं इंटरव्यू देता था, एज अ सुपरवाइज़र लेवल के लिए भी मैं इंटरव्यू देता था। मतलब यहाँ पे अगर आप मैनेजर काम कर रहे हो इंडिया में, तो आप फिर आपको वहाँ पे एटलीस्ट सुपरवाइज़र तो मिल ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हायर पोस्ट में कोई अप्लाई नहीं कोई अपने आपको रखेगा नहीं। मिडल ईस्ट में आप अगर इंडिया का एक्सपीरियंस लेकर जाओगे तो आपको कोई वहाँ पे जॉब पे रखेगा नहीं, वो लेवल पे तो नहीं रखेगा। आपको सीधा सेल्समैन वगैरह उसमें डाल देगा, या फिर वो केरला वाले, जो मलयालम वाले, उन लोगों की जो सुपर मार्केट होती है उसके अंदर आपको कैशियर ऐसर का जॉब मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो भी वहाँ जाकर अगर वॉकिंग इंटरव्यू दोगे तो, यहाँ रह के तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया। एक कंसल्टेंसी का और नाम मैं लूँ या ना लूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा, बट
वो कंसल्टेंसी ने मेरे साथ में फ़्रॉड करी थी। वो भी बहुत बड़ी है, उसकी 4 ब्रांचेज़ है। सो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो बेसिकली मैं वीसीएस के लिए बना रहा हूँ। सो कोई भी एजेंसी वाला ये नहीं चाहेगा कि किसी दूसरी एजेंसी का नाम ख़राब करके अपना नाम ऊंचा करे। और हुसैन भाई में ये फितरत बिल्कुल नहीं है। वो दूसरों की बुराई कभी नहीं करते, वो दूसरों का नेगेटिव पॉइंट्स कभी नहीं निकालेंगे कि भाई ये फ़लाना कंसल्टेंसी ये फ़्रॉड है। उनके उनके पास भी दूसरी कंसल्टेंसी के काम आते, समझ रहे? ये दूसरी कंसल्टेंसी के पास नहीं जाते। ये जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी है उनसे क्लाइंट नहीं लेते, ये उनसे कैंडिडेट नहीं लेते। ये उल्टा उनके जो सब एजेंट्स है, दूसरी जो बड़ी कंसल्टेंसी है, जो नामचीन कंसल्टेंसी है, उनके जो सब एजेंट्स होते हैं, वो सब एजेंट्स हुसैन भाई से कांटेक्ट करते हैं कि भाई आपके पास है क्या माल्टा का, आपके पास रोमानिया का है क्या, आपके पास क्रोशिया का है क्या। तो वो दिला के वो अपना कमीशन रख के, वो उनका मैटर है, वो करते ही नहीं करते पता नहीं। बट इतना मुझे पता है कि उनके पास दूसरे लोग आते हैं कांटेक्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा बड़ी ऑफिस नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है उनका, और बहुत ज़्यादा वो शो शाइनिंग भी नहीं करते। मैंने देखा हूँ बेसिकली, मैं जब वो बड़ी कंसल्टेंसी जिसका मैं बता रहा था आपको, उसके पास मैंने लिथुआनिया के लिए अप्लाई किया था कुछ 2022 में, जनवरी या 2021 के एंड में मैंने वो उसके पास अप्लाई किया था। तो उन लोगों ने बताया था कि उनकी ब्रांच एक मुंबई में है, एक वडोदरा, एक अहमदाबाद में, एक पुणे में और एक वडोदरा में, 4 ब्रांचेस हैं उनकी। सो उन लोगों ने बताया कि लिथुआनिया के लिए है और 7.5 लाख रुपया लगेगा। वर्क वीज़ा मिलेगा, टिकट वगैरह सब, फ्लाइट वगैरह सब इंक्लूड करने के बाद। नहीं, टिकट एक्सक्लूड था, इंक्लूड नहीं था, हाँ एक्सक्लूड था। सो उन लोगों ने काफ़ी टाइम की बात है और मैं बहुत भूल भी जाता हूँ, बट मेरे पास आई थिंक उसका कुछ पेपर वेपर पड़ा होगा। एक चिट्ठी पड़ी है मेरे पास, उनकी रिसिप्ट तो मैंने रिटर्न कर दिया था। सो उन लोगों के पास मैंने करवाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में वो लोग प्रोसेसिंग फ़ीस लेते, ठीक है, 3,500 लोग प्रोसेसिंग फ़ीस लेते। वो आपका रिफ़ंडेबल नहीं होता है, ऐसा उन लोगों ने बताया। फिर उसके बाद में आपका बोले कि इंटरव्यू नहीं होगा, आपका सीवी सिलेक्शन होगा, ठीक है। मतलब आप इंडिया से यूरोप जा रहे हो, यूरोप की कोई कंपनी आपको जॉब पे रखेगी बट इंटरव्यू नहीं लेगी, ठीक है। आपका क्लाइंट इंटरव्यू वगैरह जो भी होता है वो नहीं होगा, हम ही आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको डायरेक्ट वर्क परमिट देंगे। सो मैं सोचा होगी बड़ी कंसल्टेंसी है, ये लोग बिना इंटरव्यू के बंदों को भेज रहे हैं, या शायद ये लोग ही फाइनलाइज़ कर रहे बंदे। बोलते हैं कि हमको अथॉरिटी, ऐसी बहुत सी कंसल्टेंसी बोलती है। मुंबई में मैंने देखा हूँ, क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ ऑब्वियसली, तो मैंने देखा कि भाई हमारे पास बंदे डायरेक्ट वीज़ा दे के चले जाते हैं और हमको हमारे हिसाब से बंदों को चेक करके सेलेक्ट करना होता है। मतलब एजेंसी खुद ही ये दावा करती है कि हम फाइनल कर देंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे, हम फाइनल कर देंगे। जो कंपनी में, जो कंट्री में हम जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा उनका है। और पोजीशन मुझे देने लगे सेल्समैन वाली, फैशन असिस्टेंट की, क्योंकि मैं गारमेंट से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने ये सब चीज़ बताए और सब डॉक्यूमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर वो यूरोपियन फॉर्मेट में फ़ोटो मांगे और फिर पैसा मांगे उन लोगों ने। 50,000 मैंने पे कर दिया, 25-25 करके 50,000 मैंने, हाँ, वन शॉट में मैंने 47,000 दिया, क्योंकि 3,000 मैंने पहले दिया था, उसके बाद में मैंने 47,000 उन लोगों को पे कर दिया। फिर लोगों को बताया कि ठीक है आपका प्रोसेस में जा चुका है। उसके बाद में 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, सामने से ना कोई कॉल आ रहा है, ना कोई अपडेशन आ रही है, या उनको कोई रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ उनको, मैं जितनी बार कॉल कर रहा हूँ उतनी बार वो लोग बात कर रहे हैं मुझसे। मैं कॉल करके पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने पीसीसी के लिए मुझे बताया नहीं, आप लोगों ने मुझे मेडिकल के, क्योंकि उतना आइडिया तो अपने को हो ही जाता है। जब कोई बंदा कहीं पे भी जॉब देखता है, भले वो इंडिया में देखो या बाहर देखो, आप गूगल तो करोगे ना। तो मैं गूगल करता था, मैं चेक करता था कि भाई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर द लिथुआनिया या डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द यूरोप। तो उसमें ये सारी चीज़ें आती है कि आपके इतने इतने फ़ोटो लगेंगे, ये फॉर्मेट, वो साइज़ होती है कुछ 35-40 की, कुछ 75 का, कुछ लोगों का मेजरमेंट साइज़ होता है फ़ोटो का, यूरोपियन फॉर्मेट का, वो रिक्वायरमेंट होता है। पासपोर्ट लगता है और उसके साथ में फिर आपको मेडिकल लगेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा, फिर इन्विटेशन लेटर लगेगा और हेल्थ इंश्योरेंस लगेगा, फिर पीसीसी लगेगा, फिर आपके बैंक स्टेटमेंट लगेगा, 6 मंथ न्यूएस्ट करंट बैंक स्टेटमेंट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें सामने से मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मतलब उस कंसल्टेंसी ने बताया नहीं। मैं सामने से उन लोगों को कॉल करके जब भी पूछता हूँ क्या क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, आप लोगों ने मुझसे ये नहीं बोला, हाँ हाँ सर आपका ये लगेगा, मेडिकल का ये लगेगा, फिर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट आपका चाहिए। जब जितनी बार मैं बोल रहा था उतनी बार वो लोग, मतलब सामने से वो लोग नहीं ये कर रहे थे, रिस्पॉन्स कर रहे थे। जब मैं पूछ रहा था तब वो लोग जवाब दे रहे थे। तो मेरे को थोड़ा गड़बड़ लगी, मतलब यार ये लोग फॉलोअप नहीं ले रहे। तो फिर मुझे लगा कि शायद इन लोगों का
बंदों की सर्विस ही गंदी होगी, काम होता होगा जेन्युइनली। फिर जब भी पूछो कि बोले कि भाई सर हमारे रशिया गए हुए हैं। फिर 5-6 महीना हुआ, कुछ 5-6 महीने के बाद में फिर इन लोगों ने, मैंने पूछा इन लोगों को। उस दौरान मैं दूसरी और एक आदत हो जाती ना कि कहीं अगर आपने अप्लाई किया हो तो फिर आप बाकी कंसल्टेंसी के बारे में भी सर्च करते रहते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और गूगल वगैरह पे। तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था तो रैंडमली मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने देखा VCS का। तो उन्होंने सिर्फ नॉर्मल कलर वॉलपेपर डाले थे और सिर्फ लिखे थे कि माल्टा वर्क परमिट 2-3 मंथ्स प्रोसेसिंग और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। चार्जेस बेसिकली कोई मेंशन नहीं करता है, कोई भी एजेंसी कोई भी कंसल्टेंसी डायरेक्ट चार्जेस मेंशन नहीं करेगी, अप टू वाला ऑप्शन कर देगी कि भाई इतने में हो जाता है। सो मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि यूरोप आने के लिए 7-8 लाख रुपया कोई कंसल्टेंसी अगर ले रही है, भले ही भेज रही होगी, भले ही जेन्युइन काम करा रही होगी, बस 7-8 लाख रुपया खर्चा नहीं होता है। VCS ट्रैवल हब हुसैन भाई ने उसमें वॉलपेपर में डाले थे। मैंने रैंडमली उनको ऐसे ही कॉल किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा था एक एजेंसी में। मैंने पूछने के लिए उनसे खाली किया, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था बात करने के लिए हुसैन भाई के पास। अब दूसरा कोई बंदा होता ना जो गरजू बोलते जिसको ज़रूरत होती ज़्यादा, वो आपको सामने से ज़्यादा बात करेगा, वो ज़्यादा आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो फ्री होता है, वो आपको मैसेज के रिप्लाई कंटिन्यू करे, सब चीज़ करेगा। हुसैन भाई ने वैसे नहीं किया। मैंने उनको कॉल किया, पहले मैंने मैसेज किया तो उन्होंने बोले भाई मुझे कॉल करो। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोले कि 2-3 मंथ्स का प्रोसेस होगा। और उस वक्त मैंने जब करवाया था कुछ 4.5-5 लाख में मैंने करवाया था। फ़्लाइट टिकट इंक्लूड नहीं था उसमें, फ़्लाइट टिकट बाद में था। अब रेट बढ़ गया है, अब प्राइस बढ़ा है। अब कितना है वो नहीं पता, जब आप कांटेक्ट करेंगे हुसैन भाई से तो वो आपको बता देंगे, बट वो जो भी अमाउंट बताएंगे वो जेन्युइन है, ठीक है। वो उसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ वो 10,000 भी ज़्यादा नहीं लेंगे, जितना उनका हक का बनता है वो लेंगे, वो जो ईमानदारी वाला जो अमाउंट बनता है वो लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आजकल तो लोग दुबई के लिए 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं, जबकि मेरी वाइफ और मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग ये सब काम करते थे, अकामा का और वो वीज़ा वगैरह, क्या मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता वो सब चीज़। सो वो लोग जो काम करते थे ना, वो लोग 35-40,000 में बंदे को दुबई भेज सकते थे। वीज़ा कितने का आता है गूगल कर लो, फ़्लाइट टिकट कितनी आती गूगल कर लो, और सामने वाले बंदे को एम्बेसी वगैरह जो भी उसमें जो फ़ीस चार्जेस लगते हैं बस वो रहेंगे। उसके अलावा अब आप जाने के बाद ट्रैवल इंश्योरेंस निकालो या मेडिकल वगैरह कराओ, वो सब आपके खर्चे। तो भी कुल मिला के बहुत 50 से 55 होता है, उससे ज़्यादा 60 भी अगर कोई बोलेगा 60,000 तो समझ लो किसी ने 5-10 हज़ार खाँचा रखा है अपना। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है जो आजकल जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। कनाडा के लिए 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 40 लाख, लोग 40-40, 45-45 लाख दे के बोट में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन उनके पास वर्क वीज़ा नहीं है, बस खाली जा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जो 10वीं 8वीं पास है, चोरी छुपे जा रहे हैं और रिस्क पे अपने वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। 40-50 लाख इतना पैसा है तो साला इंडिया के अंदर ही तुम अपना कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो ना। मैं तो पैसे से मार खा गया था, नहीं तो फिर मेरा इरादा तो यही था, लॉकडाउन में मैंने बिज़नेस वगैरह भी स्टार्ट किया था। तो प्रॉब्लम फिर मतलब यही आ जाती है कि इंसान के पास पैसा उस वक्त होता नहीं है। सो मेरी वाइफ ने जैसा तैसा सारी चीज़ें सब करी, उसने वो BC वगैरह डालती है तो BC के ज़रिए उसने बहुत सारी सेविंग करी उसने, और BC आगे पीछे करके उसने अमाउंट भरना स्टार्ट करी थी। सो हुसैन भाई ने बेसिकली मैं ट्रैक से हट जाता हूँ, तो हुसैन भाई ने फिर मुझे बताया कि इतना इतना चार्जेस लगेगा और इतना इतना, नॉर्मली 2-3 मंथ्स का प्रोसेस लगता है, बहुत 3.5-4 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बताया उन्होंने कि इंटरव्यू आपका होगा, आपका इंटरव्यू माल्टा से बंदा लेगा, ठीक है, जो एजेंसी के थ्रू से मैं जाने वाला हूँ। जो कंपनी में मैं आया हूँ वो कंपनी भी ओजो ग्रुप जो कंपनी है वो भी मैन पावर कंपनी है और माल्टा की बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ अभी, जिसका वर्क परमिट हुसैन भाई ने मुझे दिलाया। वो सबसे बड़ी कंपनी है माल्टा की, पावरफुल भी है, उसकी आईडी माल्टा में चलती भी है, और जब भी आपका रिन्यूअल वगैरह होगा माल्टा में तो आपका प्रायोरिटी बेसिस पे होगा क्योंकि आप ओजो के स्टाफ हो, ठीक है। तो एक प्रिविलेज मिल जाता है उससे। सैलरी 800 850 आपको आएगी कंफर्म। फिर ओवर टाइम अगर आप करोगे तो 900 1000 तक खींच सकते हो। ये मैं नॉर्मली 40 आवर्स पर वीक का बता रहा हूँ माल्टा का। सो हुसैन भाई के पास मैंने बात किया और उनको बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ।
तो मैंने उस वक्त ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। मैंने हुसैन भाई का ना चेहरा देखा था, ना उनकी ऑफ़िस देखा था। और हुसैन भाई ने यहाँ तक मेरे को बोले थे कि आप आ जाओ ऑफ़िस में, बड़ोदरा में टाइम निकालो, वीक ऑफ के दिन आ जाओ, आप ऑफ़िस है ये मेरा। उन्होंने एड्रेस बताया कि आप गूगल भी करोगे तो VCS ट्रैवल हब आपको आ जाएगा, आप आने से पहले मुझे बता देना। तो बट मैं गया नहीं, मतलब मैं मिला नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं उस वक्त जॉब पे था, मैं उस वक्त नाइकी में था, कुर्ला फिनिक्स में। तो मैं जब भी जॉब कर ही रहा था और फिर सोचा कि जो पहले कंपनी में मैंने 47,000 फंसाया हूँ, तब वो मुझे निकालना है। क्योंकि मैं सीन कैसा हो गया कि जब मैं उस कंसल्टेंसी में मुंबई में मलाड वाले ब्रांच में जब मैं गया पूछने के लिए कि भाई प्रोसेस कहाँ तक हुआ है और मेरा वीज़ा कब आएगा या आगे का कब तक चलेगा, तो वो लोग बताने लगे कि टाइम लगेगा सर, वहाँ पे थोड़ा इशू चल रहा है, आप एक काम करो, आप रशिया के थ्रू से जा सकते हो। मैं बोला हाँ, रशिया के थ्रू से भी जाने को रेडी हूँ मैं। पहले उन लोगों ने बोला था कि डायरेक्ट लिथुआनिया जाओगे आप, ठीक है, फ़्लाइट से। फिर बोले कि आपको रशिया भेजेंगे, रशिया से बाय रोड भेजेंगे, वो कंसल्टेंसी ने ऐसा बोली। तो मुझे लगा कि शायद उस वक्त वो लोग भेज देंगे क्योंकि थोड़ा इशू चल रहा है, वर्क परमिट काफ़ी लोगों का नहीं आया है सर। 6-7 महीना लगा दिया उन लोगों ने, 7-8 महीना हो गया उसको, 8 महीना होने को आ गया। और मैंने बोला कि यार मेरे को डाउट लग रहा है ये लोग कोई चीज़ करने वाले नहीं है। और इत्तेफाक से जिस दिन मैं ऑफिस गया था उन लोगों को फ़ोटो देने के लिए, हाँ वो यूरोप वाला फॉर्मेट का फ़ोटो उन लोगों को देने के लिए, क्योंकि जो मैं स्कैन करके भेज रहा था ना उसको लोग रिजेक्ट कर रहे थे। जो भी फ़ोटो लैब वाले के पास मैं फ़ोटो बनवा रहा था उसने एग्जैक्टली वही बनाया था, मैट फिनिश 35-75 समथिंग कुछ उसका मेजरमेंट होता है। यूरोपियन वाला फ़ोटो जो आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो मैट फिनिश में आता है, ग्लॉसी में नहीं होता है। मैंने मैट फिनिश ही बना के उनको प्रॉपर स्कैन करके भेजा था। तो उन लोग ने बोले कि नहीं ये नहीं होगा। मैंने पोस्ट भी किया, मैंने उनको बाय पोस्ट भी किया कि भाई फ़िज़िकल में पोस्ट कर दिया। मैं मुंबई में रहता था, मुंबई थाने मुमरा में रहता था, मलाड दूर था और मैं जा नहीं पाता था, मतलब मैं काम पे रहता था। रिटेल में ऐसा है कि आपको जल्दी टाइम नहीं मिलता है जाने के लिए सब चीज़। तो फिर बाद में मैं जैसा जैसा टाइम निकाल के मैं वो ऑफ़िस में गया। फिर वो ऑफ़िस में जाने के बाद में मैंने उनको फ़िज़िकल फ़ोटो भी दिया, बोला देखो ये फ़ोटो है। उसमें भी वो लोग आनाकानी करने लगे, सर ये फ़ोटो थोड़ा ऐसा लग रहा है, देखो ये वाला फ़ोटो चाहिए। फिर वो दोनों फ़ोटो, उन लोग का जो फ़ोटो है वो भी मैं मैच कर रहा हूँ, दोनों सेम ही था। मैं बोला भाई सेम ही तो है, मैट फिनिश, उस पर थोड़ा टेक्सचर्स होता है। जब भी जो भी मैट फिनिश फ़ोटो रहेगा ना यूरोपियन वाला, तो उस पर थोड़ा टेक्सचर्स रहेगा, वो उसका इफ़ेक्ट है। तो वो सब चीज़ होने लगी, मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। और जब भी मैं उनके बॉस से बात करना चाहता था बोलते कि सर नहीं है, वो बंदे लोग ही आपस में करते। ये 90% एजेंसी वाले लोग हैं ना, ये आपके साथ ऐसे ही खेलेंगे, ठीक है। बड़ी सी ऑफिस रहेगी, बड़ा कैबिन रहेगा और सब यूनिफॉर्म पहन के बैठे रहेंगे और आपको एड़ा बनाएंगे लोग। तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। फिर मैंने उन लोगों को बोल दिया यार मुझे नहीं जाना, मुझे कैंसिल करना है। मैंने उन लोगों को एक जेन्युइन रीज़न बता दिया कि मेरे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं फ़िलहाल अभी बाहर जा नहीं सकता, ऐसा मैंने उन लोगों को बोल दिया। सो अब ये बोलने से पहले उन लोगों का स्टेटमेंट ये था कि मेरा पासपोर्ट जा चुका है उसके लिए, हाँ प्रोसेसिंग के लिए, लिथुआनिया वर्क परमिट के प्रोसेसिंग के लिए मेरा पासपोर्ट जा चुका है। मैंने पूछा मेरा पासपोर्ट कहाँ है, तो उन लोगों ने बोला आपका पासपोर्ट जा चुका है वहीं पे मेन उसमें। सो और जब मैंने उनको ये रीज़न बताया कि मेरे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे विड्रॉल करना है, क्योंकि मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग कोई करेक्ट आंसर दे ही नहीं रहा था और उनके पास मतलब कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था। कि जो नॉर्मली प्रोसेस होता है वीज़ा के लिए वो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। सिर्फ मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिया था, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी मार्कशीट और आधार, पैन कार्ड, फिर मेरा पासपोर्ट और मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर वो जितनी चीज़ें उन लोगों ने मंगाए, मेरा मेडिकल मंगाया उन लोगों ने, वैक्सीन सर्टिफिकेट मंगाया, वो सारी चीज़ें मैंने, डॉक्यूमेंट का प्रोसेस ही 2-3-4 महीना चला कि आपका ये महीने के बाद आपका ये लगेगा, ये महीने के बाद आपका ये लगेगा। सामने से मुझे कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। सामने से मुझे कोई लेटर नहीं आया, ना ही कोई मेल पे ऐसा कोई चीज़ आई कि भाई आपका ये चीज़ के लिए प्रोसेस जा चुका है, ना ही कंपनी का नाम बताया इन लोगों ने, ना ही कंपनी का नाम बताया। सो मेरे को डाउट होने लगा जब मैं उनसे पैसे मांगने के लिए, मतलब ये रिटर्न मैं कैंसिल कराने के लिए जब मैं उनके पास गया, तो उन्होंने नीचे ड्रॉ में से मेरा पासपोर्ट निकाल के दिए। पहले उन लोगों ने बोला था कि मेरा पासपोर्ट जा चुका है आगे स्टैंपिंग के लिए, ठीक है, ना वर्क परमिट आया ना कुछ मेरे हाथ में मिला। बोले कि स्टैंपिंग के लिए आपका जा चुका है, बोला आपको डायरेक्ट उस पर वीज़ा लग के आएगा। ये मेरे को उन लोगों ने बताया था। और जब मैं उनको कैंसिल कराने के लिए जब गया फर्स्ट टाइम, तब उन लोग के ऑफिस में से ही मेरा पासपोर्ट मिला। उन लोग ने अपने बॉस से बात की, बोले बंदा ये करना चाहता है, विड्रॉल करना चाहता है, उसके डैडी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं हो तो ये नहीं जाना चाहता है। सो मैं पैसे में, तो फिर उन्होंने बोला कि आप लेटर लिख के दो।
कि आप ये विड्रॉल करा रहे हो अपनी मर्ज़ी से और ये सारी चीज़ें। बोला ठीक है भाई, मेरे को मेरा 47 निकालना था तो मैंने वो लिख दिया। फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं इनकी कंप्लेंट करूँगा बाद में, मैं इनके रिव्यू डालूंगा बाद में। मैंने सोचा जाने तो, डाल के कोई मतलब नहीं है। बट इतनी मैं गारंटी देता हूँ, वो लोग है ना, ये यूरोप का तो नहीं कराते काम। वो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब जगह डालते हैं वो लोग कि भाई ये हम लोगों ने भेजे हैं, और ये फ़ोटो डाल देते कि भाई ये वीज़ा लगा है, इसका वीज़ा लगा है। स्टूडेंट वीज़ा का काम करते होंगे वो लोग, और कतर दुबई का करते रहेंगे, क्योंकि वो एकदम सिंपल है, वो कोई भी कर लेगा। आप लोगों में से भी आपका कोई भी जान पहचान वाला अगर से कोई मिडल ईस्ट में होगा तो वो भी आपको वीज़ा लगा के दे देगा, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। सो उन लोगों ने बेसिकली मेरा दे दिए, और फिर मैंने बिना सोचे समझे मैंने डायरेक्ट हुसैन भाई से बात किया और उनको 10,000 लगा दिया। 10,000 बेसिकली किस लिए उन्होंने लिए कि इंटरव्यू के लिए, ये उनका एक स्टेप होता है कि ताकि बंदा इंटरव्यू के बाद में विड्रॉ ना करे, ठीक है। और बेसिकली वो रिफ़ंडेबल ही होता है शायद, बट मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं बैकआउट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने 6-7 जगह करके रखा था। एक साइन में भी था अल राही उसका नाम मैं ले रहा हूँ, अल राही था, और एक वसई नाला सुपारा में सैयद नाम का बंदा है। टोटल मैनेजमेंट या ऐसे कुछ क्रिएटिव मैनेजमेंट नाम याद रखना ये, ठीक है। रिवाइंड करके ये सुन लेना, क्रिएटिव मैनेजमेंट, ये एक नंबर के फ्रॉड है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे सबूत है। उन लोग के ऑफिस में जाके उन लोगों ने पैसा निकाले थे। क्रिएटिव वाला न्यूजीलैंड का राग भदौले दिया था, उसने बोला था कि न्यूजीलैंड का कराएगा। और ये जो अल राही जो साइन में था, उसने अभी तो नाम चेंज कर दिया रहेगा, पहले अल सील था, फिर अल राही किया उसने, अब क्या किया रहेगा वो पता नहीं, ठीक है। वो बंदी का नाम मैं लूँगा नहीं, क्योंकि वो बंदी की मेरी वाइफ से अभी अच्छी दोस्ती हो गई है। खैर, उसने बाद में सामने से बताई थी कि हम लोग जो ये काम कर रहे हैं वो फेक है। वो मेरी वाइफ से एक्चुअली क्लोज़ हो गई थी, तो उसने सामने से रिवील कर दी थी। हम लोग ने पैसा उससे निकाल लिए थे वैसे। तो अल राही वो था, और क्रिएटिव मैनेजमेंट वो उसके पास। तो अल राही वाले लोग ने मेरे को सिंगापुर का बताए थे, वो लेडी थी, सिंगापुर का फ्रॉड करी उस, वहाँ मेरा 5-6 महीना। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि ये लोग है ना इतना कॉन्फिडेंसली बोलते हैं कि भाई आपका काम हो जाएगा, और 3 महीने बाद आपका वीज़ा आ जाएगा, तो 3 महीना आप फैमिली को टाइम दो, आप जॉब नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो वो चक्कर में मेरी सबसे बड़ी गलती यही हो जाती थी कि मैं जॉब छोड़ देता था। 3 बच्चे हैं मेरे, फैमिली है, मेरे को नहीं करना चाहिए था वैसा, बट वो गलती मुझसे हो जाती थी। उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी होती थी ना कि अपने को ऐसा लगता था कि हाँ बस मेरा फाइनल हो ही जाएगा। फिर एक तो मेरे बच्चों की स्कूल की प्रिंसिपल, उसने हम लोग के साथ में गेम खेली थी। उसने बोली कतर का भेजूँगी, तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ये सब होने के बाद मैंने हुसैन भाई से जब मैंने बात किया, उनको ये सारी स्टोरी बताई कि हुसैन भाई मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हुई है, और मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ, मैं बहुत बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली जस्ट वो मैंने जो बड़ी कंपनी का, उन्हीं की गुजरात साइड की जो अहमदाबाद की कंपनी का मैंने बताया कि उनके पास से मैंने अभी जस्ट पैसे विड्रॉल करवाया हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोले कि आप बेफिक्र रहो, मेरे यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया कि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस क्या होते हैं। अब ये मैं बता रहा हूँ कि अगर सपोज़ किसी का शायद अगर VCS से कैंसिल हुआ भी होगा, तो उसका रीज़न हुसैन भाई नहीं है, उसका रीज़न VCS नहीं है, उसका रीज़न आपका CV और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर टैली नहीं होता है तो आप नहीं जा पाओगे। आपका स्टेटमेंट परफेक्ट होना चाहिए। आपके CV में अगर आपने दिए हो कि ये ईयर में आपने क्वालिफ़िकेशन किए हो, 12th किए हो, ये ईयर में आपका ग्रेजुएशन हुआ है, ये ईयर में आपने ये कंपनी में काम किए हो, तो उसका जो रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, जो भी अगर आप अपना एक्सपीरियंस लेटर आप शेयर कर रहे हो, CV में ऐड कर रहे हो, तो वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फेक बना लिया, कहीं से ज़ेरॉक्स कर ले, चल भाई हो जाता है, ये आपका इधर VFS में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो यूरोप तो जाएगा ही नहीं, पहली बात तो VFS में ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इंडिया में है ऐसी एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी ऐसी होती है जो ये डॉक्यूमेंट चेक करती है। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई हम तो 12वीं की डुप्लीकेट बना के, जेरोक्स निकाल के, वाइटनर लगा के, टाइपिंग करवा के हमने निकल गए, तो नहीं होता भाई ऐसा। यूरोप में ऐसा नहीं होता, ये दुबई सऊदी नहीं है। दुबई सऊदी में तो आप जाओगे एयरपोर्ट पे, आपका पहले पासपोर्ट जमा हो जाएगा, कफ़ी ले लेगा, जबकि वहाँ के लॉ के हिसाब से भी ऐसा नहीं है। आपका पासपोर्ट आपकी अपनी मलकियत है, कोई नहीं ले सकता है। लेकिन हमारे बहुत से मियाँ भाई, बहुत से लोग हैं ना बेवकूफ़ होते हैं, और बहुत से एजेंट लोग ही ऐसा होते हैं कि वहाँ पे सिर्फ आपको 1000, 1200, 1400 दिरहम सैलरी बोलेंगे, जबकि वहाँ का पे स्केल 3000 दिरहम के ऊपर चल रहा है। नॉर्मल लेबर का पे स्केल 3-4 हज़ार दिरहम चल रहा है दुबई में, और आप लोग कितने में बेचते हैं? 1200-1500 दिरहम में, यानी यहाँ के 25, 26, 28 हज़ार में। मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग गए काम कर रहे हैं लोग वहाँ पे, इसी कम पगार में काम कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर मैंने मैं सॉरी मैं लाइन से भटक जाता हूँ, क्योंकि मैं अब जब बोलना शुरू कर रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 24 मिनट 25 मिनट हो गए। तो VCS का मैं बता रहा था कि इनके पास फिर मैंने करवा दिया और पैसे मैंने दे दिए। मेरा इंटरव्यू बाकायदा माल्टा से बंदा था, उसने किया, मैंने नंबर भी चेक किया। नंबर चेक करने के बाद में खैर वो तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बंदे ने जब वीडियो कॉल किया तो वो लग ही रहा था कि वो माल्टा में ही बैठा हुआ है, ठीक है। फिर वो बंदे से मैंने, एलेक्स नाम है बंदे का, वो भी मैं बता देता हूँ, ये हुसैन भाई का बंदा है वहाँ पे माल्टा में जेन्युइन काम कराता है। सो उसने मेरा इंटरव्यू लिया। उसके पास ओजो कंपनी के ऑफ़र लेटर और वर्क परमिट वगैरह होते हैं, और वो भी कब होते हैं, जब वो यहाँ से बंदा शॉर्टलिस्ट करेगा। तो ऐसा नहीं, मिडल ईस्ट जैसा नहीं है कि बहुत सारे ढेर सारे वर्क परमिट दे दिए और अपनी मर्ज़ी से जिसको इसको बांटना है बांट दो, ऐसा नहीं होता है। ये इंडिया में बहुत होता है, इंडिया की बहुत सारी पंजाब, दिल्ली, मुंबई, पुणे वगैरह वहाँ की एजेंसी में बहुत होता है ये सब चीज़, कि आपका सिलेक्शन डायरेक्ट एजेंसी कर देगी, उनके पास वर्क वीज़ा वगैरह सब होते हैं, वहाँ जाने के बाद आप ढूंढते रहो कौन सी कंपनी है। सो यहाँ मेरा हुआ। इंटरव्यू के बाद फिर 10,000 20,000 उन्होंने मांगे, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा इंटरव्यू हुआ। सो बेसिकली काम ओजो वाला जो डील करता है वो है हॉस्पिटैलिटी, हाउसकीपिंग। वेबसाइट में रिटेल मेंशन है, बट रिटेल का उनके पास है नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारे काम पहले वो लगाता है, मुझे यहाँ हंगरी आने के बाद पता चला है कि टेक्नीशियन वगैरह के काम भी वो लगाता है, बट वीज़ा जो वो इशू करेगा, जो वर्क परमिट जो इशू आपको होगा, क्लीनर और लेबर का ही होगा। आप इंजीनियर हो, आप अकाउंटेंट हो, आप डॉक्टर हो, असिस्टेंट डॉक्टर हो, कोई भी अच्छी वाइट कॉलर या स्किल्ड लेबर वाला काम हो, आप जाओगे VCS के पास, आप बोलोगे कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैं CA हूँ, मेरे को लगा दो जॉब पे, हुसैन भाई खुद ही मना कर देंगे, बोला भाई नहीं, ये इसके लिए वहाँ नहीं भेजते। आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपको यूरोप में एंट्री करना है, शेंजन में एंट्री करना है, तो माल्टा आपका एक सीढ़ी है, एक प्लेटफॉर्म है। आपको क्लीनर लेबर के वर्क परमिट पे ही आपको एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीना प्रोविज़न पीरियड होता है कंपनी का, माल्टा का अपना यूरोप का लेबर लॉ होता है कि 6 महीना प्रोविज़न पीरियड होता है, जैसा हमारे इंडिया में 1 मंथ का 6 मंथ का कुछ होता है। वो 6 महीना पूरा होने से पहले अगर आप खुद से अपने फील्ड वाली जॉब ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, 2-3 दिन में नोटिस देके आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी, ठीक है। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, मैंने नहीं किया, बहुत से लोग करते हैं ऐसा कि एक बार एंट्री ले लेते हैं ओजो के ज़रिए और फिर वहाँ जाके माल्टा आने के बाद में दूसरी जगह पे इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पे जॉब पे लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये होता है उन लोगों के साथ में कि अगर सपोज़ अभी वो 5.5 यूरो में काम कर रहे ओजो में, ओजो वाला 5.5 यूरो देता है सैलरी, जो बेसिक वेजेस है माल्टा का, वो मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन प्राइस, जेन्युइन सैलरी। तो दूसरी जगह सुपरमार्केट, कोई ग्रीन सुपरमार्केट, स्मार्ट सुपरमार्केट, कोई भी ऐसा जगह पे या दूसरी कोई कंपनी में आपको काम पे लोग चले गए, लग गए, इंटरव्यू दे दिए, 6.5-7 यूरो लोगों को सैलरी मिल गई। अब उनका सीज़न ख़त्म हुआ, ठीक है, वो लोग सीज़न था, आपको रख लेंगे लोग जॉब पे, आपको बराबर लोग 6 यूरो 7 यूरो के हिसाब से आपको सैलरी देंगे। आप मस्त महीने का 1000, 1200, 1500 वहाँ पे कमा रहे हो। ओजो में कितना कमा रहे थे? 800, 850 कमा रहे थे, ठीक है, ओवर टाइम करने के बाद में 1000। तो उसमें क्या होता है कि वो कंपनी ने अगर आपको निकाल दी, सपोज़ कि भाई कॉस्ट कटिंग कर ली, तब आप क्या करोगे? फिर आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। उस दौरान अगर आपको जॉब नहीं मिला तो बोल्ड डिलीवरी करोगे, बोल्ड डिलीवरी वाला आप जॉब करोगे। और वहाँ पे माल्टा बेसिकली टूरिस्ट कंट्री है, आइलैंड है, वो कोई डेवलप यूरोपियन डेवलप कंट्री नहीं है, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बेसिकली आइलैंड है, मतलब समझ जाओ यूरोप का गोवा है वो, है ना। अपने गोवा में माथेरान जैसे ये सब जगह पे क्या होता है, 7-8 बजे के बाद सब बंद हो जाता है। उधर पे भी खाली पर्टिकुलर कुछ जगह ऐसी है, सेंट जूलियन, स्लीमा, जीरा ऐसी है जो रात को 8, 9, 10, 11 बजे तक चालू रहती है, बाकी सारी एकदम ठंडा रहता है। तो जब उनका सीज़न वगैरह ख़त्म हो गया, उनका जब विंटर स्टार्ट हो जाता है, क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है, तो वो टाइम पे जल्दी जॉब होती नहीं है, तो वो कंपनी आपको निकालेगी, तो आप क्या करोगे? ओजो कंपनी ऐसी है जो आपको काम पे रखती है और छुट्टियां चल रही है तो फिर वो आपको पेड लीव्स में एडजस्ट कर देगी 6 मंथ के बाद। और उसके बाद अगर आपको समझो जो कंपनी में ओजो वाले ने लगाया, फॉर एग्जांपल आपको पैकेजिंग कंपनी में लगाया है और पैकेजिंग कंपनी में आपको
नहीं जम रहा है आपका, वहाँ पे किसी के साथ डिस्प्यूट्स हो गया या कंपनी को आपका काम नहीं अच्छा लगा, तो फिर ओज़ो वाला आपको दूसरी जगह डाल देगा। वहाँ नहीं अच्छा लगा तो ओज़ो वाला आपको तीसरी जगह डाल देगा, चौथी जगह डाल देगा। ओज़ो वाला आपको कभी काम पे से निकालेगा नहीं। और अगर कहीं वैकेंसी नहीं भी है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आप अपने रूम में बैठे हो माल्टा में, ओज़ो वाला आपको कहीं जॉब पे नहीं लगा रहा है, आपको सैलरी देगा वो। रिसेंटली अभी 2-3 लोगों के साथ में ऐसे ही हुआ था। एक का एक्सीडेंट हो गया था, एक लेडी थी बेंगलोर की, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो बैठी थी 2-2.5 महीने तक उसको सैलरी मिली। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हुसैन भाई जो आपको वर्क परमिट देंगे वो आपको ओज़ो का ही देंगे। ठीक है, तो वो आपको ओज़ो का वर्क परमिट वगैरह देंगे। मेरा बेसिकली ऐसा ही हुआ। फिर वो सारी चीज़ें और जो चीज़ें उन्होंने बताए एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें वैसे होने लगी। अब ये वीडियो बेसिकली बहुत लंबा हो गया, 30 मिनट्स का हो गया। बट ऑब्वियस हुसैन भाई भी यही बोलेंगे यार बहुत बड़ा वीडियो बना दे, एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए था VCS के लिए, बट मैं नहीं बना पाया शॉर्ट वीडियो। मैं इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ कि अगर ये जब मैं डालूंगा तो इससे काफ़ी लोगों, आप भगा के देखो या स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन बेसिकली काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। इससे आपको नॉलेज में इजाफा होगा, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली होता क्या है। ये यूट्यूब पे आप जितने भी देखोगे कि इतनी सैलरी मिलती है, 1.5 लाख कमाओ, 2.5 लाख कमाओ, इतनी नहीं है भाई। इतनी स्टार्टिंग में किसी को भी माइकल एल को नहीं मिलती है। ये सब बोलने की बात है। और पुर्तगाल स्पेन तो और स्लो है, वहाँ तो जॉब ही नहीं है। वहाँ लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे TRC जल्दी मिल रहा है। बट क्या करोगे TRC का, आप टैक्स माल्टा में भी दे रहे हो, पुर्तगाल में भी टैक्स दो, भाई मेरी फ़ाइल लगवा ले, में क्या करोगे, सेटल होगे वहाँ पे? वहाँ जाके सेटल होके करोगे क्या? जो बंदे 4-4 5-5 साल से माल्टा में काम कर रहे हैं, जो बंदे 4-4 5-5 साल से यूरोपियन कंट्रीज़ में, शेंजन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, वो लोग साले अपनी फैमिली को तो एक बार भी बुलाए नहीं वहाँ पे। खुद कमा रहे, खुद ऐश कर रहे, सब चीज़ कर रहे, घर पे खाली एक पर्टिकुलर अमाउंट भेजे जा रहे। अब बोले स्पेन जाऊँगा, पुर्तगाल जाऊँगा, इटली जाऊँगा। भाई तुम यहाँ पर कमाने आए हो, घूमने फिरने नहीं आओ। चलो घूमे फिरे वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, बट सीरियस सोचो फ्यूचर का, क्योंकि यूरोप बेसिकली ऐसा है कि आपको 45-55 ईयर तक आपको काम करने देगी। उससे ज़्यादा भी दे सकती है, आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। एज क्राइटेरिया यूरोप में नहीं चलता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, एज क्राइटेरिया यूरोप में नहीं चलता। अगर कोई 46-47 का हो गया है, उसके बाद पैसे है, वो यूरोप आना चाह सकते हैं तो वेलकम, वो आ सकता है, काम करता है। बस फिटनेस अपनी अच्छी रखो, डाइट खाओ अच्छे से, हेल्थ अच्छी रखो, क्योंकि आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी तो बट ऑब्वियस फिर आप अपना फैमिली का देख पाओगे। मेरी एज 40 है बेसिकली, मैं अभी 40 में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो इनका फिर वर्क परमिट वगैरह का सब स्टार्ट हुआ। इन्होंने जो चीज़ें डॉक्यूमेंट मांगे वो मैंने इनको दिया। जो अमाउंट भी मैंने इनको बोला था कि मुझे हो सकता है अमाउंट थोड़े टुकड़े पे दे पाऊँगा, क्योंकि मेरी मजबूरी थी उस वक्त, मेरे पैसे का थोड़ा मसला था। हुसैन भाई ने समझ के लिए वो सारी चीज़ें, उस हिसाब से मैंने उनको, और तब तक मैं हुसैन भाई की ना ऑफिस देखा था, ना उनसे मिला था, ना उनका चेहरा देखा था। मैं सिर्फ उनको व्हाट्सअप मैसेज पे ही बात करता था, व्हाट्सअप कॉलिंग पे बात करता था, और GPay फ़ोनपे मार के मैं उनको पैसे देता था। मेरे पास सारी प्रूफ है अभी। वो सारी चीज़ें मैंने उनको दिया, और मेरे काम के लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा चल गया, क्योंकि उस वक्त कुछ जेन्युइन इश्यूज़ चल रहे थे, वो भी मैंने चेक किए थे कि भाई अभी माल्टा एम्बेसी में थोड़ा मसले चल रहे हैं। जब कोरोना जब ख़त्म हुआ था तो बेसिकली मैन पावर उन लोगों ने कम कर दिए थे एम्बेसी में। इंडिया की एम्बेसी में भी कम हो गए थे। फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, VFS का अपॉइंटमेंट भी जल्दी नहीं मिल रहा था। मतलब मेरे ये माल्टा के प्रोसेस के लिए 6-7 महीने लग गए थे, 6-7 महीने से ज़्यादा ही लगे थे। बट वो सारे जेन्युइन थे तो मैं सब्र कर लिया था। मतलब उसमें मुझे इतना भी मुझे डाउट नहीं हुआ कि यार मेरे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं हुसैन भाई टोपा तो नहीं कर देंगे मेरे साथ। मेरे को ऐसा जहन में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि उस वक्त पता नहीं क्या अल्लाह का ऐसा करम था कि मतलब मेरे अंदर सब्र आ रहा था वो चीज़ के लिए। हालांकि इससे पहले भी मैं 6-6 8-8 महीने बहुत धोखे खाया, धक्के खाया, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें वो बता रहे थे कि फरहान भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रॉब्लम हुआ है, इसमें इतना टाइम लगेगा, तो जितना टाइम उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस के लिए इतना, क्योंकि एक बार आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गए, डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद में वहाँ पे इतना टाइम लगता है, 90 डेज़ लगता है, कभी 160 डेज़ लगता है, तो वो डिपेंड करता है। और इंडिया अकेला नहीं है यार, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, नाइजीरिया, यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के लोग उस जगह पे अप्लाई करके रह गए। और ओज़ो इतना ज़्यादा बूम हो रहा है, इतना ज़्यादा ये हो रहा है कि हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, तो अपना प्रायोरिटी ज़रूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तानियों का भी प्रॉब्लम होता है तो फिर वो लोग है ना दुबई और तुर्की से, कतर से, वहाँ से अप्लाई करते हैं। मेरे साथ में माल्टा में काम करने वाले जो नेपाली लोग बंदे थे, उसमें से आधे से ज़्यादा कतर के थे, दुबई के थे, डायरेक्ट नेपाल से कोई नहीं आया था। वहाँ पे शायद एम्बेसी नहीं है, तो वो बट ऑब्वियस कैसा आएगा, ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में।
सो बांग्लादेश का एक मेरा रूममेट था बांग्लादेश का, और एक इंडियन था, वो भी हुसैन भाई के थ्रू से आया था। तो वो बांग्लादेशी था, वो भी इंडिया आया था, इंडिया से ही उसने प्रोसेस शुरू किया था। मेरा वीएफएस का हुआ था कोची का। मैं मुंबई में रहता, लेकिन मुंबई में और दिल्ली में अपॉइंटमेंट नहीं था। फिर हुसैन भाई ने यहाँ वहाँ से पता किए और वो बोले कि कोचिन में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, बट वेटिंग दिखा रहा था। और वो लिटरली, मैं खुद भी ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, मेरे पास भी स्मार्टफोन है, मैं भी सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ, सारी चीज़ें टैली हो रही है। मतलब जो जो हुसैन भाई बता रहे थे वो सारी चीज़ें हो रही थी। कि मुझे ऐसा लगा कि यार ज़्यादा पैसा लेने के चक्कर में तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोले भी कि वीएफएस जो है एजेंट लोग सेटिंग से करते हैं। हुसैन भाई वाले एजेंट नहीं, वो दूसरे एजेंट लोग। वो कौन होते हैं? जो वीएफएस जैसा भी अपना कैसा होता है, अभी आपको मुंबई से अजमेर जाना है, ठीक है, ये सबके साथ होता है। मुंबई से आपको अजमेर जाना है, आपको टिकट नहीं मिल रही है, सब वेटिंग 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 दिखा रही है। फिर अचानक अगर आप कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले से कांटेक्ट करते हो ना, वो आपको फ़ौरन आपको टिकट दे देगा। क्यों? क्योंकि वो साले लोग हैं ना, टिकट खरीद लेते और अपना कमीशन रख के आपको ज़्यादा में बेचते। तो सेम सिचुएशन वीएफएस में भी होती है, समझे? दिल्ली की एम्बेसी, जो बड़ी बड़ी एम्बेसी है ना, वहाँ पर भी ये सारी सेटिंग होती है। मतलब करप्शन इतना ज़्यादा है ना इंडिया में कि पूछो मत। खैर, अपना काम था, अपनी अपनी गरज थी, तो फिर अपने मतलब डाल दिया। मैंने 30-35 हज़ार मैंने ज़्यादा दिया उसका, वो भी जेन्युइन था, हुसैन भाई की जेब में नहीं गया, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि वो उन्होंने वो एजेंट्स के थ्रू से काम करवाए थे और लिटरली अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। आज भी मेरे दोस्त लोग माल्टा के बोलते कि भाई उनके नेपाल के, वो लोग बोल रहे जो माल्टा में है, वो लोग मतलब मुझे बोलते हैं कि भाई तुम्हारे एजेंट से बात करो, उनको बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट चाहिए। मतलब ठीक है भाई, वो अपॉइंटमेंट वो दिलाने को दिला देंगे, लेकिन तुम लोग जेन्युइनली अगर आपको काम करवाना है तो आप करवाओ। खैर, वो बात मैंने नंबर दे दिया था, पता नहीं उन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कि नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें हुई और फाइनली मेरा वीज़ा आया लग के उनके पास से। जब वीज़ा आया, आई थिंक वीज़ा आने के बाद मैं उनके ऑफ़िस में गया। मतलब पूरा 6-8 महीना ना मैंने उनको देखा, ना उन्होंने मुझे देखे। और इतना एक ट्रस्ट था, उनकी बातों से ही लग रहा था ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी, मतलब बोलते हैं ना, कसमें वादे ऐसे नहीं खाए थे। क्योंकि मेरे साथ जितने धोखा करने वाले थे, सब ने अल्लाह रसूल की कसम खाए थे और सब लोग ने धोखा दिए। अल्लाह रसूल की कसम, वो सैयद बोलो या वो टीचर बोलो, जिसने ही बोलो, सब बड़ी बड़ी ये करके। अब ऐसे में बंदा क्या करेगा? सामने कोई बंदा अल्लाह रसूल की कसम खा रहा है तो आपको तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। तो वैसा मेरे साथ में धोखा हुआ पहले। फिर हुसैन भाई ने जो भी सब चीज़ हुई, मेरा पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आया और मैंने भी लेके बैठा नहीं होता, मैं आपको बताया होता था। मैं भी फ़िलहाल हंगरी में हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, यहाँ का व्यू बता दूंगा। तो गाइज़, मैंने करा उनके पास और फाइनली मतलब मुझे इतनी राहत, मैं इतनी ज़्यादा, मैं मेरी वाइफ इतना रोने लगी जब वीज़ा आया। जब मैं उस वक्त काम पे था, जॉब पे था मैं नाइकी में, और मेरी वाइफ ने मुझे कॉल करी पहले। मैं उस वक्त बिलिंग कर रहा था, मैंने बोला बाद में कॉल करो, मैं बिज़ी था। चिल्ला रही थी, मैं एकदम से घबरा गया। बाद में खुश होके नाच के एकदम चिल्ला के उछल के बोलने लगी कि फ़रहान वीज़ा आ गया। उसने फिर फ़ोटो भेजी, फ़ोटो पे वीज़ा स्टिकर लगा हुआ था। तब भी मतलब मुझे ऐसा डर था, जब मतलब मेरा बेसिकली कैसा था, मेरे साथ इतना कुछ हुआ था ना कि मेरे अंदर की एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई थी। अंदर से खुशी हुई मेरी थी, लेकिन मेरे अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं थी वो चीज़ की कि मैं यूरोप जा रहा हूँ। एक होता ना बंदा, इतना टाइम हाथ पैर मारने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद, मैंने बहुत कुछ झेला हो। अब वो डिटेल तो मैं अपनी दूसरी कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा झेला हूँ। पैसा मतलब ऐसा था कि अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई काम नहीं आया, कोई भी बंदा काम नहीं आया पैसे के लिए। बस खाली मेरी वाइफ ने यहाँ वहाँ से अरेंज करी, उसके रिश्तेदार लोग काम आए, मेरी साली काम आई, मेरे सास काम आई, बस उन लोग नहीं करे। मेरी तरफ से किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया ना। मेरे इतने सारे दोस्त लोग के, सब अच्छे नोट वाले दोस्तों के, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। कुछ कुछ लोगों ने किए, कुछ कुछ लोगों ने किए कि बैंक स्टेटमेंट शो करना होता, तो होता है ना कि बैलेंस आप इतना डाल दो, फिर बैंक स्टेटमेंट निकाल लो, पासबुक की एंट्री करा लो, फिर वो आप मेल कर दो, बाद में वो जो बैलेंस डलवाए वो जिसका है उसको दे दो। मैंने वैसे ही किया था, किसी से पैसा उधार मांगे, बैंक में डलवाया, फिर स्टेटमेंट निकाला, फिर वो सब चीज़ मैंने किया। उस वक्त लोगों ने हेल्प किए। मतलब एंड टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि टिकट कराने के लिए भी मेरे पास ज़्यादा पैसे, तो उस वक्त कुछ लोगों ने मेरे को 5-10 हज़ार ऐसा थोड़ा सा 10-10 करके जमा करके मैंने करा। फाइनली फिर मैं माल्टा आ गया। और माल्टा आने के बाद में हुसैन भाई ने मतलब मुझे बताया कि आप वहाँ जाओगे तो 600, 700, 800 यूरो लेकर जाना, बट वो पैसे कम पड़ गए एक्चुअली। एग्जैक्टली उनको भी उतना जजमेंट नहीं था, उन्होंने खाली बताया था कि 6-7 यूरो में काम हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे लैंड किया 15
सितंबर को, 14 सितंबर को मैं 14 सितंबर 2022 को मैं वहाँ से फ़्लाइट पकड़ा और 15 को मैं यहाँ पर आ गया। तो मेरा कैलकुलेशन, मेरे घर वालों का और इवन ही हुसैन भाई का भी कैलकुलेशन यही था कि 10-15 दिन में ये प्रोसेस हो जाएगा और मैं 1 तारीख से जॉब पे लग जाऊँगा। बट उसमें थोड़ा डिले हो गया। चलो फिर जॉब पे मैं लग भी गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद में आपको हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है 120 यूरो, फिर कुछ वैक्सीन करानी पड़ती है, उसका भी कुछ 60-70-80 यूरो होता है। फिर यहाँ आने के बाद को रूम देखना पड़ता है, रेंट। मुझे तो मिल गया था, वो राजेश के थ्रू से मैं आया था, जो हुसैन भाई का कैंडिडेट था, उसी ने मुझे रख लिया था। तो मुझे 160 यूरो पड़ा था रेंट। अब 200-250 चल रहा है, आप समझ लो। तो वो 200-250 अलग, मतलब उसमें आपका पानी का, लाइट का दोनों आ गया। तो वो होने के बाद मतलब खर्चे है ज़्यादा, ऐसा नहीं, खाना भी आपका ही है। बट एक बार जॉब पे लग जाएंगे ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आपको ओवर टाइम वगैरह वो सब एडजस्ट हो जाता है। मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे वहाँ जाकर भी उधार लेने पड़े थे। मेरे रूममेट से जो पाकिस्तानी थे उन लोग ने हेल्प किए, फिर जो इंडियन था वो मेरा रेंट भरता था, खाने वाने का सब मेरा वो पाकिस्तानी बंदा करता था, फ़हीम भाई। सो उन लोगों ने सब मेरी हेल्प किए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को रूममेट्स बहुत अच्छे मिले थे। सो मैं फाइनली यही बोलने जा रहा हूँ, 41 मिनट्स का वीडियो हो गया ये। आई थिंक बहुत बोरिंग होगा सबके लिए, बट थैंक यू हुसैन भाई। तुम नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं आ पाता था, क्योंकि अगर तुम्हारे पास मैं ये अप्लाई नहीं करता ना, आपके पास अगर मैं ये अप्लाई नहीं करता ना, मैं फिर कहीं और नहीं कर पाता था। मेरी हिम्मत उड़ गई थी और मैंने मेरी वाइफ को बोल दिया था कि ये लास्ट है, इसके बाद मैं कहीं नहीं करूँगा। इसके बाद मैं इंडिया में जो मेरी नसीब में लिखा रहेगा, मैं जो घसना है वो मैं घसूँगा, लेकिन मैं इधर ही करूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हुसैन भाई के ज़रिए अल्लाह ताला ने मेरा काम करवा दिया। तो VCS ट्रैवल अब बेसिकली जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है। और वीज़ा रिजेक्शन का सिर्फ वो एक ही ये होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं है तो रिजेक्शन होगा, बाकी यहाँ से काम आपको परफेक्ट मिलेगा, उतनी गारंटी है। इसीलिए आप क्लीनर लेबर वाले वीज़ा में चले जाओ। भले ही CV में आप ज़्यादा डिटेल ना डालो तो अच्छा है, फ्रेशियर डालो और निकल जाओ। फिर इधर आने के बाद में अपना CV चेंज कर दो, जहाँ आपको इंटरव्यू देना है, जो आपको जॉब करना है, ड्राइविंग करना है ड्राइविंग करो, इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो काम करना है आप काम ढूंढो और लग जाओ। यूरोप में कोई चीज़ की पाबंदी नहीं है। सो अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, और बहुत कुछ बोलना था बट अभी बहुत लंबी हो जाएगी मैं अगर बोलना स्टार्ट करूँगा तो थैंक यू सो मच हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीरियसली बहुत, मतलब बोलते हैं ना, एक फ़रिश्ता बन के आए मेरी ज़िंदगी में। 40 साल की उम्र में मैं आया हूँ यहाँ पे, 39-40 की एज में मैं यहाँ पर आया हूँ। मतलब यही सोचता अगर आप मुझे पहले मिल जाते थे, बट होता है ना, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। आप कितना भी हाथ पैर मारो आपको मिलेगा उतना जितना ऊपर वाले ने लिखा है। सो फाइनली मैं यहाँ पर हूँ, हंगरी में हूँ, क्योंकि माल्टा आया था। सो माल्टा की जो मेरी कंपनी है ओज़ो, उनकी इंटरनल निकलता रहता है अपॉर्चुनिटी बुदापेस्ट के लिए, फूड्स एंड बेवरेज के लिए, हाउसकीपिंग क्लीनर वगैरह के लिए। सो मैं आपको एक छोटा सा ये दिखा देता हूँ। आई थिंक सो इसमें बैक कैमरा नहीं हो रहा, हाँ यहाँ से दिखा देता हूँ। ये मैं अभी फ़िलहाल हंगरी में रूम में हूँ मैं, ठीक है। बाकी मैं दूसरे वीडियो में डिटेल आपको बता दूंगा, हंगरी भी दिखा दूंगा, बुदापेस्ट भी दिखा दूंगा। सो थैंक यू हुसैन भाई, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। आई एम सॉरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। आप कोशिश करना है कि इसको थोड़ा एडिट कर देना। अगर जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डालनी होगी आप अपने चैनल पे डाल देना प्लीज़। मेरा नाम फ़रहान है और मैं और भी डिटेल दूंगा। यूट्यूब पे मेरा चैनल है खान स्टोरी, ये मैं जब वीडियो के साथ में डालूंगा ये हुसैन भाई को बता दूंगा, हुसैन भाई मेरा चैनल वगैरह डाल देंगे। उसमें जिस किसी को भी सवाल पूछने भाई मेहरबानी करके मुझे पूछ लेना, मैं आपको जेन्युइनली आंसर दे दूंगा विद प्रूफ, ठीक है। ये मत चबाना कि VCS फ्रॉड है, फेक है, रिस्पॉन्स नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब बोलोगे ना दूसरी एजेंसी वाले ही होंगे जो नेगेटिव कमेंट करे थे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।